हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 6 और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो बोर्ड में यहां से सवाल आना ही आना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो लेकर हम आ गए। छोटा सा वीडियो है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ज़्यादातर बातें अब तक आप पढ़ चुके हैं और एक ये कॉन्सेप्ट छोटा सा बचा था, इसको लेकर हम आ गए। सो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। आइए स्टार्ट करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हेडिंग लगाएं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सरफेस जिसपे हर जगह पोटेंशियल इक्वल हो, है ना। सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल, या सेम बोल दो, सेम एवरीवेयर। ठीक है, ऐसा सरफेस जिसपे हर जगह पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, उस सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम हो। अब इसका एग्जाम्पल देखो, फील देखो, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, मैं दो एग्जाम्पल लूंगा और उसको जरा नोट कर लेना, एग्जाम में आता है। पहला एग्जाम्पल, फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, यहाँ कोपचे में करते हैं। मान लो यहाँ एक पॉइंट चार्ज मैंने क्यू ले लिया और इस चार्ज को सेंटर बना के मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया। चार्ज को सेंटर बना के एक स्फीयर ड्रॉ किया, स्फीयर 3D। इस स्फीयर का रेडियस चलो मान लेते हैं कैपिटल आर, स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, स्फीयर के सरफेस पे यहां का पोटेंशियल, सरफेस पे यहां, सरफेस पे यहां और सरफेस पे यहां, जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा कि अलग अलग? मेरे ख्याल से तो हर जगह पोटेंशियल सेम है। V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V4। भैया सब इक्वल हो जाएंगे KQ बाई R के। यानी ये स्फीयर इस टाइम बन गया एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसा भी हो सकता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जरूरी नहीं कि ऐसे प्लेट जैसा दिखे, है ना। स्फीयर भी हो सकता है, कैसा भी शेप ले सकता है। सरफेस 3D, 3 डायमेंशनल, है ना। कैसा होना चाहिए? 3 डायमेंशनल होना चाहिए। 3D में कोई भी शेप ले सकता है, 3D में स्फीयर का शेप देखो ना। इस स्फीयर के हर पॉइंट पे, 3 डायमेंशनल में हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि चार्ज से हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। क्लियर है? तो पॉइंट चार्ज की अगर आप बात करो, पॉइंट चार्ज की आप बात करो तो हम लिखते हैं ऐसे, देखो, concentric spheres with charge as center, लिख लो, समझाते हैं। charge as center of spheres are equipotential surface। पहले लिख लो फिर समझाते हैं। equipotential surface, ठीक है। कंसेंट्रिक स्फीयर्स, एक नहीं, कंसेंट्रिक। अरे यार जरूरी थोड़ी ना कैपिटल आर रेडियस का लो, 2R रेडियस का लोगे वो भी अपने आप में इक्विपोटेंशियल। हाँ, उसका पोटेंशियल इससे अलग होगा, पर वो स्फीयर अपने पूरे सरफेस में कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल। आर से छोटे का लोगे तो वो भी तो इक्विपोटेंशियल होगा। उस स्फीयर के तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, बड़ा लो छोटा। तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स विथ चार्ज एज सेंटर, जैसे दिखाते हैं। मान लो यहाँ पे हम प्लस चार्ज क्यू ले लिए, मान लो ये स्फीयर बनाया, तो भैया ये भी तो इक्विपोटेंशियल होगा हर जगह। और ये बना दूं तो इस पे भी हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। इस स्फीयर के हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, इसमें सेम होगा, इसमें सेम नहीं होगा। ये नहीं कह रहे कि उसमें भी सेम होगा, जैसे इसे बना दिया, है ना। तो इसके हर पॉइंट पे सेम होगा। जैसे मान लो चार्ज के पास में जाला स्फीयर, तो इस पे पोटेंशियल मान लो हर जगह 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट। इसमें मान लो जैसे 80 वोल्ट 80 वोल्ट 80 वोल्ट 80 वोल्ट। इसमें मान लो जैसे 60 वोल्ट 60 वोल्ट 60 वोल्ट 60 वोल्ट, ऐसा होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ डिफरेंस 20 का, यहाँ डिफरेंस 20 का वोल्ट में, यहाँ डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये चीज याद रखना है ना। ये बनाते बनाते मैंने बता दिया, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीच बीच में हम लाइन बोल जाते हैं, इंपॉर्टेंट होती है। देखो यहाँ भी डिफरेंस 20 का, यहाँ भी डिफरेंस 20 का, पर इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ बढ़ जाता है। ऐसा होता है इसके केस में। मान लो मैं माइनस चार्ज क्यू लूँ,
अच्छा चलो इसके लिए भी सेम होगा पॉइंट चार्ज के लिए। एक स्फीयर ये बनाया, एक स्फीयर ये बनाया, एक स्फीयर ये बनाया, ठीक है। ये स्फीयर अपने आप में क्या होगा, इक्विपोटेंशियल, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल, अपने आप में इक्विपोटेंशियल। जैसे यहाँ पोटेंशियल मान लो -100 वोल्ट, -80 वोल्ट और -60 वोल्ट ऐसे ले लिया। क्लियर है? यानी इस स्फीयर के हर जगह पोटेंशियल -60 -60 -60 -80 -80 -100 -100। क्लियर है? सो कंसेंट्रिक स्फीयर्स, एक के बाद एक कंसेंट्रिक विथ चार्ज एज सेंटर, चार्ज बीच में हो, ऑफ स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर है? क्लियर है? तो ये पॉइंट चार्ज का एग्जांपल था, नोट कर लें। अभी लीनियर चार्ज की बात करते हैं, एग्जांपल आ सकता है, नोट कर लें। मिटा दें? अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल देखो जरा, एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो। मान लो लीनियर चार्ज ले लें हम, पॉइंट चार्ज नहीं, लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी हमने। जैसे मान लो यहाँ हमने लीनियर चार्ज ले लिया, प्लस 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 इनफाइनेटली लॉन्ग, प्लस जैसा भी ले लो, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अगर मैं इसके लिए पूछूं इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए देख लिया स्फेरिकल, इसके लिए तो मान लो इससे r डिस्टेंस इधर और r डिस्टेंस इधर ऐसे नाप कर अगर मैं एक सिलेंडर बना दूं, तो इस सिलेंडर के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हर जगह पोटेंशियल सेम होगा? हाँ भाई, क्योंकि देखो चार्ज से सिमेट्रिकली दूर है हर पॉइंट, तो पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। सो पोटेंशियल एट पॉइंट 1 शुड बी इक्वल टू एट 2, शुड बी इक्वल टू एट 3, शुड बी इक्वल टू एट 4। और अगर आपको याद हो, अगर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा ले लें और ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती थी वो आती थी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा? सेम। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? E डॉट dr, है ना। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, हर जगह डिस्टेंस सेम, तो पोटेंशियल भी क्या आएगा? सेम आएगा, बराबर से दूरी है। पर इसमें भी वही बात है क्या कि एक सिलेंडर थोड़ी ना होगा, इससे बड़ा सिलेंडर बनाए, इससे छोटा सिलेंडर बनाए। तो यहां पे आप लिख लोगे क्या? कंसेंट्रिक सिलेंडर्स with linear charge as axis of cylinders are equipotential surface। बोलो क्लियर है? कंसेंट्रिक सिलेंडर्स मतलब एक से ज्यादा बना सकते हो, टाड़ा 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 टा, टिंग 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 टिंग। ये सिलेंडर अपने आप में इक्विपोटेंशियल, ये अपने आप में, ये अपने आप में। जो पास में उसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे मान लो यहाँ 20 वोल्ट हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे बिंग 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 बिंग, यहाँ मान लो 10 वोल्ट हो गया, जैसे मान लो यहाँ बिंग 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 बिंग, मान लो 8 वोल्ट हो गया, गिरता जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स विथ लीनियर चार्ज एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लीनियर चार्ज के लिए कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, पॉइंट चार्ज के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर्स, मतलब कैसा भी शेप हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। जरूरी नहीं है कि ऐसे प्लेट जैसा दिखे, कुछ भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल होना चाहिए। अब सुनो, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां से सवाल बहुत बनता है, प्रॉपर्टीज, सर इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो उसकी डेफिनेशन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होगा? बताओ। अरे यार ये भी नहीं बता पाओगे। इज 0। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस 0। पर डिफरेंस ही नहीं होगा। जैसे मान लो ये एक पोटेंशियल, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं ऐसे ही बनाऊंगा बार बार, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। सो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी होनी है? 0 होनी है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस तो पोटेंशियल हर जगह बराबर थे, तो डेफिनेशन हो गया। तो ये लिख के मत आना पेपर में।
दूसरा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख के आना है। अगर पूछा कि भाई कैरेक्टरिस्टिक बताओ, प्रॉपर्टी, तो ये लिख के आना, क्या? नो वर्क इज डन, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नोट कर लो पहले इसको। नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स कोई वर्क नहीं करती। चलो इसको देखते हैं। पहले आप ये बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट लिख सकते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले लेक्चर में भी आपको समझाया था कि भैया इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स का वर्क डन हो या नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हो, इक्वल होगा, प्रोवाइडेड काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो, स्पीड सेम रहे, ये सब बातें। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब सुनो, मान लो ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पॉइंट ए पॉइंट बी, चार्ज Q को हम A से B ले गए, Q को हम A से B, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यही डेफिनेशन है, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब भैया अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगी, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज इज 0। अब अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन 0 है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज माइनस 0, मतलब 0 ही आएगा। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज मूव कराने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, या ऐसे बोल दो कोई काम नहीं होता। बताया हमने कि भैया ऐसा ऐसा होता है, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन होती थी VB माइनस VA इज इक्वल्स टू। एक फील के लिए एक चीज समझो, ऐसा नहीं मजा आया, जरा फील के लिए समझो इससे आराम से एकदम। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज Q है, इसकी वजह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। बताओ, एक स्फीयर बना लिया, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? क्या इस स्फीयर के हर जगह पोटेंशियल सेम है? क्योंकि इस पॉइंट चार्ज से सब सरफेस का हर पॉइंट उतना ही दूर है। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एग्री कर गए, बहुत बढ़िया। मान लो मैं यहाँ पे एक चार्ज Q0 रख दूं और इसको सरफेस पे मूव कराऊं। कौन से सरफेस पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। मान लो इस Q0 को मैं यहाँ से यहाँ ले आया, सपोज कर लो, मूव कराते कराते, तो Q0 कहाँ मूव कर रहा? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ठीक है, हम देखते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भैया इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या ऐसे लगेगी? F इलेक्ट्रिक, बोलो, ऐसे ही लगेगी। रिपल्सिव फोर्स मान ली मैंने, अट्रैक्टिव भी मान सकते हो, जो भी होगी वो नॉर्मल होगी, है ना, मतलब सेंटर से पास करेगी, ऐसे ही लगेगी। और इसका डिस्प्लेसमेंट देखो हर पॉइंट पे टेंजेंशियली है, dx। जैसे जब ये यहाँ पहुंचेगा Q0 तब फोर्स ऐसी हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाएगा dx। तो डिस्प्लेसमेंट हर बार टेंजेंट पे है, फोर्स हर बार नॉर्मल पे है। कहने का मतलब कि जब भी तुम मूव करा रहे हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो भैया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स 0 नहीं आएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री कहीं पे भी देखो, ऐसे मैंने फील के लिए बताया कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव जब करा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स कोई वर्क नहीं करती। रीजन भी यही होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर आती है। क्लियर है? बोलो, समझ में आया? Q0 को मैंने सरफेस के अलोंग मूव कराया, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि देखो ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर है फोर्स के। क्लियर है? सो नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई एम वेरी सॉरी,
मिटा दें इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, और प्रॉपर्टी देखो जरा, तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। कैसे ये बात कही आपने, आओ देखते हैं। फिर से मान लो यहां पे कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस, अभी फील भी दे देंगे, पहले देख तो लो। ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ कोई पॉइंट ए है, यहाँ कोई पॉइंट बी है, अभी फील के लिए बना भी देंगे। अभी ऐसे देखो हम क्या करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग नहीं हो सकती, किसी एंगल पे भी नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर होगी। देखो मान लो हम ए से बी की तरफ गए, मूव किए हम dr डिस्टेंस, तो आप पढ़ चुके हो पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन। क्या पढ़ा था आपने, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr, ये तो आपने पढ़ा है। dv पोटेंशियल डिफरेंस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, dr वेक्टर जिसके अलोंग मूव किए। एक बात बताओ, यहां dv की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी भैया? इस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या ए और बी में? इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इनके बीच में dv की वैल्यू जीरो इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr इज इक्वल्स टू जीरो। भाई डॉट वेक्टर जीरो है, इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना है, 90। या तो बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो गई। एक तो आप सीधा कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E शुड बी परपेंडिकुलर टू dr। भैया डॉट जीरो कब आता है? डॉट की वैल्यू, आप डॉट की कहानी समझते हैं कि नहीं? जब दोनों चीज कॉस थीटा आता है ना डॉट में, ई dr कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री, है कि नहीं? मतलब E इज परपेंडिकुलर टू dr। डॉट जीरो तभी तो आता है जब दो चीजें परपेंडिकुलर हो। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, नीचे भी बना सकते हो सरफेस के परपेंडिकुलर, जो भी है, मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस। बाकी तो चार्ज के पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। देखो अभी फील देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, ये मैंने बना लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, प्लस क्यू मान लो इसको। अब बताओ ऐसे बनेगी कि नहीं, ऐसे बनेगी कि नहीं, है ना? तो डायरेक्शन थोड़ा बहुत तो यार चार्ज पे भी डिपेंड ही करेगा ना, वहाँ पे चार्ज क्या है। अब बताओ ये देखो ये कैसी है, नॉर्मल, इससे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ये अब फील आ गया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, लाइन से ही तो देते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन से, विल बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बोल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, या फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में होती हैं, आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल surface। Very important point। Field lines are perpendicular to equipotential surface। सिलेंडर वाला केस देखोगे वो भी देख लो, कहीं भी देख लो, सिलेंडर वाला देखो यहाँ बनाते रहे, कचक कच 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 कच। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, ऐसा बनेगा ना, ये बनेगा मस्त एकदम, या ये बनेगा मस्त एकदम। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं होती थी, लीनियर चार्ज की वजह से। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे है, परपेंडिकुलर। तो फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। रीजन मैंने बता दिया कि यहां से यहां चले, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr लिखा, dv की वैल्यू जीरो होगा, v डॉट dr तभी जीरो होगा जब इनके बीच का एंगल 90 हो। या बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो भैया फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा? समझो ना, फील्ड नहीं है मतलब चार्ज नहीं, चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल कैसे आएगा? तो ये बात करना बेवकूफ़ी हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज़?
पक्के से आ रहा? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मिटा लिया जाए इसको। अच्छा एक चीज ये भी देखो कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताया था नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पोटेंशियल, तो अभी मैंने बताया देखो, जैसे इसको 100 वोल्ट, 80 वोल्ट, 60 वोल्ट, देखो दिखाई पड़ रहा है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो खैर ये समझ गया आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा जरा एक सवाल करो, क्वेश्चन, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन। मैं आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे रहा हूं। यूनिफॉर्म कैसे बनती है सबको पता है, क्या? स्ट्रेट पैरेलल इक्वी डिस्टेंट लाइंस, बताया था, स्ट्रेट पैरेलल इक्वी डिस्टेंट लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इक्वी डिस्टेंट कर दो, थोड़ा बहुत कसर है यार, नाप के नहीं बना रहे ना हम। सर मैं आप कमेंट में आपको बताएगा, आपने सही जगह नहीं दिया। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देखो क्या कंडीशन इक्वी पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसा बन जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसा भी बन जाए, कहीं भी बना दो, यहां पे बना दो, यहां बना दो, कहीं भी बना दो, सब के सब अपने आप में क्या है, इक्वी पोटेंशियल। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये इक्वी पोटेंशियल, ये प्लेन समझ लो ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये है, ये है, तो प्लेन समझ लो, एक सरफेस बनाना ना प्लेन 3D में ऐसा, ठीक, यहां प्लेन समझ लो, समझ गए? अच्छा अभी इसमें मैं पूछूं सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे होगा, यहां पे कि यहां पे? ये ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूं मैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस से लेना देना नहीं, यहां पे कि यहां पे? यहां पे, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे यहाँ पे बोल दिया 100 वोल्ट, यहाँ 50 वोल्ट, यहाँ मान लो यहाँ 80 वोल्ट, ठीक है, यहाँ मान लो 60 वोल्ट, यहाँ मान लो 40 वोल्ट। पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर टू फील्ड। याद रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फील्ड, या फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ही बात है। क्लियर है? चौथी प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो दो ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, दूसरी और तीसरी। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। चौथा पॉइंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन ever intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे लिख लो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर, ऐसे लिख लो, इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वही चीजें हैं। जैसे मान लो एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, और मान लो एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकेंड। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो इंटरसेक्ट कर गए। अच्छा इसकी वजह से, फर्स्ट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो जैसे मान लेते हैं ऐसा, ऊपर मान लो, नीचे मान लो, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं सरफेस के, ये फर्स्ट वाला सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हमने बोल दिया E1 फर्स्ट सरफेस की वजह से इस पॉइंट पे। और सेकंड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सेकंड सरफेस ऐसा है, फर्स्ट सरफेस ऐसा था, सेकंड सरफेस ऐसा, फर्स्ट सरफेस ऐसा, सेकंड सरफेस ऐसा। तो ये ऐसा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी, और ये ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी। तो सेकंड सरफेस ने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होनी चाहिए, समझ गए? सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इफ दे डू सो, याद है पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इफ दे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में, इफ दे डू सो एट द point of intersection
there will be two directions of electric field which is impossible, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो दो डायरेक्शन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में क्या क्या बात की, जल्दी से हम लोग समराइज करें। ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल हर जगह सेम हो। फिर हमने बात किया पॉइंट चार्ज के लिए क्या बनेंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स विद चार्ज एज सेंटर। लीनियर चार्ज के लिए कंसेंट्रिक सिलेंडर्स विद चार्ज एज द एक्सिस। फिर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। हमने पहले कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑन एनी टू पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। दूसरी हमने बात की कोई वर्क नहीं होता ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। और चौथी बात यह की कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टीज को यूज करके एक आखिरी सवाल आप कर लो फिर जाओ, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। देख लो क्या क्या सवाल है। स्केच इक्विपोटेंशियल surface for an electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बना के दिखाइए। डाइपोल याद है, प्लस क्यू माइनस क्यू, सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले बना लो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लो। डाइपोल याद है प्लस क्यू माइनस क्यू, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लो। सरफेस उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और दो सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लूंगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू जाएगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू जाएगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू जाएगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, हाँ, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आई, यहाँ पे ऐसे। बढ़िया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लो तो अपने आप इक्विपोटेंशियल सरफेस स्केच हो जाएगा। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। तो इस जगह अगर मैं फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर बनाऊं तो क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, स्ट्रेट लाइन। जितने डॉटेड बनाऊंगा सब इक्विपोटेंशियल, कई बनेंगे एक नहीं। एक तो ये बन गया इक्विपोटेंशियल फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। अब देखो फील्ड लाइंस ऐसे कर्व कर रही है तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस ऐसा बनेगा, दिस इज ऑल्सो इक्विपोटेंशियल। ध्यान से देखो, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, यहां देखो ऐसा बनेगा। और देखो इधर अगर आगे लाना चाहते हो तो जैसे मान लो ऐसे ऐसे, इस तरफ फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर बनाते जाओ, बाकी हम कुछ ऐसा खास नहीं कर रहे। ये बन गए इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है, ये डॉटेड लाइंस जो बनी है फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी इमेज आप गूगल करके एक बार देख लेना और मजा आएगा, है ना, बहुत मजा आएगा। मैं कोशिश करूंगा इसको लगा दूं लास्ट में। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद नया लेक्चर आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का नया टॉपिक। पोटेंशियल हो गया, फील्ड हो गया, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और मेरी आपको सजेशन होगी कि आप थोड़ा सा क्लास 11th का पोटेंशियल एनर्जी रिवाइज कर लो तो मजा आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने में। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।